हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मेन मार्केट फॉर्म्स। तो मेन मार्केट फॉर्म्स आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी जानने को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट नाम आपके लिए फर्स्ट टाइम अगर आपने पहले पढ़ा है तो दैट इज फाइन, अगर नहीं पढ़ा है तो दिस इज अ मतलब लेम लैंग्वेज में आपके दिमाग में मार्केट वर्ड सुनते ही एक सुपर मार्केट आ जाती है दिमाग में, कि जहाँ पे लाइक थर्सडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, मिनी मार्केट, या जहाँ पे शोरूम से आ जाते हैं आपके, मतलब आपके दिमाग में ये सब चीजें होती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये मार्केट जो वर्ड है इसके वाइडर मीनिंग है। इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आप किसी मार्केट में चले गए हो, जो एक प्लेस नहीं है। मार्केट इज नॉट अ प्लेस। सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रखना, एक प्लेस को मार्केट नहीं बोलते हैं, ठीक है। मार्केट पूरा रीजन कहलाता है जहां पे एक बायर और एक सेलर कांटेक्ट में आते हैं। और क्यों आते हैं? ताकि वो एक परचेज कर सके और सेल कर सके। सिंपल सी बात है। तो एक ऐसा पूरा रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट और एग्जीक्यूट अ परचेज और अ सेल एंड अ सेल ऑफ द कमोडिटी। तो ये होती है आपकी मार्केट। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपकी मार्केट की। ठीक है, मार्केट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसके अंदर, लेकिन पहले तो इस डेफिनेशन को पढ़ लो। इट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट है टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। तो बेटा इसके अंदर ना काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इसमें जो है, पहले मैं बात कर रहा हूँ एक एरिया की। जब भी मैं बात करता हूँ होल रीजन, तो मैं बोल रहा हूँ किसी एरिया की। अब एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। सबसे पहली बात, ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ये एक एरिया पे स्प्रेडेड है। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बायर एंड सेलर मीट करते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है। एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ आपको, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट कोई जगह थोड़ी है, ये तो आप ऑनलाइन कर देते हो। बट वो एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि दैट इज अ पॉइंट वेयर बायर एंड सेलर मीट टू परचेज और सेल ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है, स्टॉक के जो शेयर्स होते हैं उनको परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला वर्ड था होल रीजन। सेकेंड चीज, बायर्स एंड सेलर्स का होना जरूरी है। इनके बगैर मार्केट मार्केट ही नहीं रहेगी। रीजन, क्योंकि और एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जो बायर्स एंड सेलर्स है इनका कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट हो। मतलब फिजिकल प्रेजेंस होना दोनों का जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बायर आएगा, हाथ मिलाएगा भाई सेलर से, हाँ भाई मुझे ये चीज दे दे मैं ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट होने की, फिजिकल प्रेजेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। बस बायर का मतलब ये है, ही इज विलिंग टू बाय समथिंग। सेलर का मतलब ये है, ही इज विलिंग टू सेल समथिंग। राइट, तो ये होता है आपका बायर एंड सेलर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमोडिटी ही नहीं होगी तो फिर बाय और सेल क्या करोगे? तो देखो, यानी कि आपको एक एरिया भी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो। आपको बायर्स एंड सेलर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो मार्केट का क्या रह जाएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सामान भी तो होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई कमोडिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हो गई आपकी। एरिया हो गया एक तो डिफाइन, दूसरी चीज आपकी डिफाइन होगी कि बायर होना चाहिए एंड सेलर होना चाहिए, तीसरी चीज आपकी कमोडिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और चौथी चीज होनी चाहिए बेटा कंपटीशन। अब मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन क्यों होना चाहिए। बेटा अगर कंपटीशन नहीं हुआ ना, तो फिर आपको उतने में ही सामान लेना पड़ेगा जितने में वो चाहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आपको मिलेंगे। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। आप आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया जाएगा कि अगर कंपटीशन नहीं होता तो देखो क्या होता है। तो ध्यान रखना, प्राइसेस क्या कहते हैं, डिफरेंट ना हो हर जगह चार्ज, इसीलिए कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। मतलब एक बायर है तो काफी सारे सेलर है, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है। अगर एक सेलर है
काफी सारे बायर है तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होएगा। तो खुद सोचो कि मतलब एक ही शॉप है, ठीक है? शॉप आपकी एक ही है और बायर्स हैं आपके 100, इसके पास प्रोडक्ट बचे हैं सिर्फ 10, तो बेटा ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू हो जाएगी हाई, क्योंकि खरीदने वाले 100 हैं लेकिन बचे हैं सिर्फ 10। तो और शॉप सिर्फ एक है, तो बायर्स के बीच में कंपटीशन हो गया, बोली लगाएंगे कि भाई मैं लूंगा, मैं लूंगा। अब यहीं पे सिनेरियो उल्टा कर लेते हैं, ये सिर्फ आइडिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं कि 100 शॉप हो गई, इसके पास क्या कहते हैं प्रोडक्ट जो है ना वो बचे हैं 1 लाख, लेकिन खरीदने वाला है सिर्फ मान लो 20। तो ये क्या करेगा कि भाई ठीक है 100 शॉप है, तो ये सारे क्या करेंगे कि भाई मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। अब यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन होगा, ये प्राइस को कर देंगे डाउन। डाउन क्यों करेंगे? क्योंकि 20 के पास 100 चॉइस है, ये तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्राइस को कम करने लग जाएंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अपनी मनमर्जी प्राइस को ना देखने के लिए क्या होता है, कंपटीशन नाम की चीज होती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा बायर्स एंड सेलर्स का, तो फिर आपको प्राइसेस वरना अलग अलग मिलने लगेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चौथी चीज हो गई यहाँ पे कंपटीशन। कंपटीशन लिख लेना। तो ये हो गया आपका बेसिक मार्केट का मतलब। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है, सिर्फ पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो इसकी। ये लिखा है, इट रेफर्स टू नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। तो सिंपल सी भाषा में कितनी फर्म्स हैं मार्केट में और किस टाइप की हैं, कितने नंबर हैं उनके और किस टाइप की फर्म ऑपरेट कर रही है मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो ही ये मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, मैं पहले आपको जब मेन फैक्टर्स लिखाऊंगा जिसपे जो डिटरमाइन करते हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर को। सबसे पहला फैक्टर होगा इसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। तो नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं, ये आपका डिसाइड करते हैं मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मार्केट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, आपका जो प्राइस है ना बेटा, वो डिटरमाइन होता है मार्केट के अंदर। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है एक्चुअली, आपके नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो गया बेटा प्राइस। अब मान लीजिए किसी को भी खरीदने वाले 1 लाख लोग हैं, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले 1 लाख लोग हैं, तो क्या इनमें से एक सिंगल बंदा आएगा और ये बोलेगा कि नहीं भाई, मैं तो तेरा जो प्रोडक्ट है 100 की जगह मैं तो खरीदूंगा 80 रुपए में, देना है तो दे। तो क्या मार्केट क्या इस एक की बात सुनेगी? नहीं। इस इंडिविजुअल बायर की कोई भी मतलब वो नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल बायर की इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही इंडिविजुअल सेलर की इंपॉर्टेंस है। मेरा कहने का मतलब, अब ये तो मैंने बायर का केस बोला, 1 लाख बायर है, तो उसमें से सिंगल इंडिविजुअल बायर जो है ना, ये प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपने हिसाब से। ये सारे इकट्ठे होंगे, सारे बायर्स बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो इस प्राइस में लूंगा, तो उससे प्राइस इन्फ्लुएंस होएगा। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर काफी डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स पे। अब मान लीजिए नंबर ऑफ सेलर है सिर्फ एक, मार्केट में सेलर है सिर्फ एक, तो अब इसका और बायर्स बहुत सारे हैं, तो अब इसका कंट्रोल होगा भाई साहब प्राइस पे। तो इस चीज का ध्यान रखना, सेलर एक है और बायर्स आपके बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ये जो सेलर है ना, ये प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अभी मैं आपको ये कराऊंगा। कितने कितने फॉर्म्स होते हैं इस पे ही बेस्ड होते हैं ये सारे, कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स पे बेस्ड होते हैं, कि कितने बायर्स होते हैं कितने सेलर्स होते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं या दोनों क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होते हैं या नंबर ऑफ सेलर्स। तो ये चीज है। तो फैक्टर पहला डिटरमाइन करता है ये नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। इसके बाद बारी आती है नेचर ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। तो बच्चों नेक्स्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आपको बता दिया मैंने, नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, तो बेटा यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कमोडिटी भी कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की। अगर हम मेजरली करें क्लासिफाई, तो 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी होमोजीनियस, होमोजीनियस कमोडिटी होती है, नेचर की होती है, एक होमोजीनियस नेचर की होती है, और दूसरी होती है डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड नेचर होता है। तो होमोजीनियस नेचर का क्या होता है,
होमोजीनियस नेचर में खासियत क्या होती है, डिफरेंशिएटेड में क्या होती है? होमोजीनियस नेचर की जो कमोडिटी होती है ना, वो लगभग सेम होती है सारे रिस्पेक्ट में, और ये जो होती है मार्केट में लगभग यूनिफॉर्म प्राइस पे मिलती है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आटा। तो आप देख सकते हो आटा चाहे कैसा भी ले लो आप, नॉर्मली जो ओपन मिलता है आटा ले लो, या शुगर ले लो, या फिर मिल्क ले लो, तो ये ब्रांड पे इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है आपका। ये जो आटा है, आटे का आप देखोगे लगभग हर जगह यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा, और क्वालिटी भी लगभग सेम रहेगी, चाहे आप बोलो आशीर्वाद आटा ये है वो है, बट ओवरऑल जो क्वालिटी रहेगी वो लगभग सेम रहेगी, और आटे का जो मतलब मेन फीचर्स है वो लगभग सेम रहने वाले, आइडेंटिकल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे इनके प्राइस चलते हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसी कॉमोडिटी होती है होमोजीनियस नेचर की, जिनके प्राइसेस होते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये हर तरीके से लगभग सेम होते हैं, आटा जितना भी ले लो आप, कहीं से भी ले लो, वो लगभग सेम मिलेगा। चीनी ले लो, लगभग सेम सी मिलेगी। मिल्क, अगेन मिल्क ले लो, चाहे मदर डेयरी ले लो, चाहे अमूल ले लो, लगभग यूनिफॉर्म प्राइस पे मिलेगा। तो ऐसे टाइप की कमोडिटी होती है आपकी होमोजीनियस नेचर की। दूसरी होती है डिफरेंशिएटेड नेचर की। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नेचर में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कार्स का। अब भाई कार्स है, लेकिन आपको पता ही है भाई, कार्स तो जो यूनिफॉर्म प्राइस पे नहीं मिलती है। आप मारुति ले लो भाई, मारुति आप सस्ती सी मिल जाएगी। आप यहाँ मर्सिडीज ले लोगे भाई, मर्सिडीज तो फिर अलग ही प्राइस पे चली जाएगी। है तो दोनों कार, बट ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन काम दोनों सेम कर रही है, बट स्टिल दे आर नॉट द सेम। यहाँ पे फंक्शंस, ओवर मेन फंक्शन तो सेम होगा दोनों का, बट ये सेम नहीं है। दीज आर नॉट आइडेंटिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइसेस जो होते हैं डिफरेंट 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 प्राइसेस पे सोल्ड होते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर इस पे भी डिपेंड करता है, जो कमोडिटी है वो डिफरेंशिएटेड नेचर की है या फिर होमोजीनियस नेचर की है, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर डिफरेंशिएटेड नेचर की होगी ना, तो आप मर्सिडीज वाला जितना चाहे उतना मांगे पैसे, मारुति से कंपेयर थोड़ी करेगा। अगर मारुति कह रही है मैं 4 लाख रुपए में गाड़ी दूंगा, तो मर्सिडीज वाला थोड़ी कंपटीशन लगाएगा मारुति वाले के साथ कि भाई ये तो 4 लाख में दे रहा है, मैं भी 4 लाख में दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक की नजर में, जो बायर्स की नजर में, इन दोनों चीजें बहुत अलग है। मारुति इज डिफरेंट एंड मर्सिडीज इज डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू होमोजीनियस नेचर कमोडिटी, तो अगर कोई दुकानदार आपको आटा 30 रुपए किलो की बजाय 60 रुपए किलो देगा, तो आप के सर पे सिंग तो लगे नहीं हुए। तो आप क्या कहोगे, नहीं भाई ये तो वहां पे भी मिल रहा है, ये होमोजीनियस नेचर है, मतलब आप उसको सिंपल सी बात बोलोगे, मैं यहाँ से नहीं खरीदता भाई, मैं तो दूसरी जगह से खरीद लूंगा। तो वहां पे थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएटेड नेचर, तो वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता, ठीक है। और भी अलग हो सकती है क्वांटिटी। मान लो कि नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करने का मतलब एक ऐसा भी होता है कि अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, अगर मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा, तो सेलर तो अपनी मर्जी से पैसे लेगा आपसे, कि वो कहेगा जा भाई कहीं और से ले ले, लेकिन आप देखोगे उसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको कहीं और नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये हो गई आपकी दूसरा फैक्टर जो मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। तो पहला था नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स, फिर नेक्स्ट था आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, तीसरा है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फर्म। बेटा जब मैं बात करता हूँ ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। मतलब किसी भी मार्केट के अंदर, मान लो आपको दुकान खोलनी है, मार्केट मतलब सुपरमार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि आप मार्केट में आना चाहते हो, आपको अपना बिजनेस खोलना है, जो भी करना है, ठीक है। तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। अब मान लो कोई अपना बिजनेस छोड़ना चाहता है, तो उसको एग्जिट लेनी पड़ेगी, राइट। तो किसी भी मार्केट के अंदर आने के लिए या फिर उसको एग्जिट करने के लिए कितनी फ्रीडम होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई अगर फ्रीडम ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल किराने की दुकान खोलनी है आपको, लाइक अ जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर खोलने के लिए तो बहुत फ्री है भाई। आपको कोई सरकार रोकेगी थोड़ी, कि भाई रोकेगी थोड़ी ना आपको कि आप जनरल स्टोर नहीं खोल सकते, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपको मान लो कि ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोलनी है, ऑर्डिनेंस, ध्यान रखना भाई मैं बोल रहा हूँ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता है क्या होता है? गोला बारूद। तो गोला बारूद की फैक्ट्री के लिए ऐसी थोड़ी किसी को भी परमिशन मिल जाएगी, तो वहां पे आपकी एंट्री मुश्किल है। तो ऐसे बिजनेसेस जो कि बहुत ज्यादा वैसे होते हैं आपके, मतलब थोड़े से अलग होते हैं बिजनेसेस, ठीक है, थोड़े डेंजरस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें एंट्री मुश्किल है। बट व्हेन इट्स कम टू किराना स्टोर, तो किराना स्टोर तो आप यूं ही खोल सकते हो।
तो किराना स्टोर में आपकी जो एंट्री है, मतलब उसके अंदर मार्केट के अंदर एंट्री आपकी ईज़ी हो जाएगी, बट एग्ज़िट भी ईज़ी हो जाएगी इस केस में। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इस पे भी डिपेंड करता है कि फर्म ईज़िली एंटर कर सकती है या फिर इस बिज़नेस में नहीं एंटर कर सकती है। अब सोचो आपकी कोई भी फर्म है, वो ईज़िली एंटर कर जाती है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर क्या कहते हैं अ, एंट्री करना आसान है, तो बेटा वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप किराने के स्टोर का ही देख लो, कोई भी खोल लेता है भाई किराने का स्टोर, खाने का काम भी कोई भी खोल सकता है, बहुत ईज़ी एंट्री है और उसको लॉस हो रहा है तो ईज़िली एग्ज़िट भी कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किराने के स्टोर में आप देखना कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, अगर आटे का भाव एक जगह 20 है, तो दूसरी जगह अगर 22 भी हो जाता है, तो वहाँ पे लॉस होने लग जाता है, उससे लोग नहीं खरीदते, वो तो 20 वाले के पास ही जाते हैं। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे फर्म्स की एंट्री और एग्ज़िट ईज़ी है, बट फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे एंट्री आसान नहीं होती है। तो वहाँ पे एंट्री आसान नहीं है, तो नया बंदा मुश्किल से खोल पाएगा दुकानें या जो भी है अपना, नई फर्म्स एंट्री नहीं कर पाएँगी। तो नई फर्म्स अगर एंट्री नहीं कर पाएगी, जो पुरानी फर्म है जो आपकी, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है प्राइस को। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा भाई कोई नया मेरे बिज़नेस में आ ही नहीं सकता आराम से, तो जितना मुझे पैसा माँग रहा है मैं तो लोगों से माँग लूँगा। तो वहाँ पे प्राइस को इन्फ्लुएंस फर्म कर देती है। फर्म जो है वो प्राइस को, इस केस में ना जो फर्म है क्या कहते हैं, फर्म इन्फ्लुएंस कर देती है। किस केस में? जब रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री में। रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री, जब आप रेस्ट्रिक्शन रखते हो किसी की भी एंट्री में मार्केट फॉर्म में, मार्केट के अंदर किसी भी फॉर्म इजीली एंट्री नहीं कर सकती, उस केस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो इन्फ्लुएंस करती है प्राइस को, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कंपटीशन का, वो कहते हैं आराम से तो आ नहीं पाओगे आप, राइट? तो ये हो गए 3 फैक्टर्स, अभी 2 फैक्टर्स आपके और बचे हैं। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट आएगा नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, ठीक है, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी भी बायर, मतलब मैं मेनली बात कर रहा हूँ बायर और सेलर के बारे में, अगर उनके पास मार्केट कंडीशन की पूरी परफेक्ट नॉलेज है, तो ध्यान रखना मार्केट के अंदर जो प्राइस होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप मार्केट में कोई सामान लेने गए, 2 तरीके के बंदे हैं, मान लो एक है ए, एक है बी। तो अगर ये जो बी है ना, ये ऐसा बंदा है, ये कभी मार्केट का सामान घर का लेने नहीं जाता है, इसको रेट ही नहीं पता मार्केट में कि टोमेटो क्या रेट मिलता है, पोटैटो क्या रेट मिलता है, इसको कुछ नहीं पता। और ये बंदा है भाई, ये तो हर हफ्ते मार्केट जाता है, थर्सडे मार्केट और कौन सी वीकली मार्केट जो भी लगती है वहां जाता है, इसको पूरी आइडिया है रेट्स का। तो ये लेने जाता है, ये टोमेटो लेने जाता है। अब मान लीजिए टोमेटो मिलता है, मार्केट रेट चलता है 50 रुपए का, 50 रुपए किलो। एक मैं ऐसी सिचुएशन मान रहा हूँ कि 50 रुपीज पर केजी टोमेटो मिलते हैं। तो ये जो बी वाला है, ये तो कभी गया ही नहीं टमाटर खरीदने। तो अभी क्या है, जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर 50 रुपए वैसे रेट चल रहा है, वो बोलते हैं भाई 70 रुपए का दूंगा मैं। फिर आप बार्गेनिंग करते हो, आपको पता है कि भाई मार्केट रेट इतने ज़्यादा थोड़ी है। तो अब ये क्या आएगा, ये बंदा जाएगा, ये बहकावे में आ जाएगा। तो ये जाएगा, ये कहेगा भाई 1 किलो टमाटर दे दो, वो कहेगा ठीक है भैया 70 रुपए दे दो। तो अब ये देखो हाई प्राइस में लेके आ गया। बट अब बात करते हैं ए की। ए तो भाई वीकली मार्केट में हमेशा जाता है, तो इसको पूरे रेट का आइडिया है कि भाई टमाटर का क्या रेट चल रहा है। तो अब ये क्या कहेगा, ये भैया बोलेंगे उसको 70 रुपए, कहेगा ना ना भैया मार्केट में रेट 50 रुपए का चल रहा है, 70 क्यों दे रहे हो? तो वो कहेगा ठीक है भैया। तो यानी कि अब यहाँ पे इसको नॉलेज थी, मार्केट कंडीशंस की इसको नॉलेज थी ए वाले को। तो आप देख रहे हो, तो जितनी ज़्यादा लोगों को नॉलेज रहेगी, अगर बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज रही है मार्केट की, तो आप कुछ भी कर लो, प्राइसेस आपके यूनिफॉर्म रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा बेच रहा होगा, कोई कम बेच रहा होगा, नहीं। तो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होंगे, वो यूनिफॉर्म चल रहे होंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, इफ, यहाँ पे लिख लेना, इफ बायर्स एंड सेलर्स सेलर्स हैव परफेक्ट perfect knowledge of market condition, then uniform prices prevails in the market, prevails in the market। नहीं समझ में आया तो, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ, बोल बोल जो जो मैंने बोला उसको लिख लो आप, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं और देख सकते हैं मैंने आपको क्या बोला। तो बच्चों अब ये 4
फैक्टर्स पढ़ने के बाद एक लास्ट फैक्टर है, जगह नहीं बची, मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिफ्थ फैक्टर आप लिखेंगे मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब तो हो गया मूवमेंट, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब हो गया मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए एक चीज है वो बिक रही है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोबिलिटी का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक। तो अब मान लीजिए कि राजस्थान से कोई चीज आ रही है दिल्ली, ठीक है। पहले चलो मैं एक केस लेता हूँ, हरियाणा और पंजाब का लेते हैं, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और पंजाब। यहाँ से आ रहे हैं भाई वीट, कहाँ पे, दिल्ली, यहाँ से लेके आ रहे हैं वीट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब से दिल्ली लाना इट इज क्वाइट इजी, यानी कि मोबिलिटी ऑफ गुड्स इतना मुश्किल नहीं होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स मुश्किल नहीं होगा। तो गेहूं जो है वो आराम से ले आएंगे दिल्ली। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मोबिलिटी जो है वो बहुत इजी है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपके जो गुड्स है वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, ज्यादा प्राइसेस खर्च ना करके, मतलब ज्यादा पैसा ना खर्च करके फ्रीली मूवमेंट है गुड्स की। तो क्या होगा, प्राइसेस आपको लगभग सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइसेस प्रिवेल होंगे मार्केट के अंदर, अगर गुड्स इजीली क्या कहते हैं फ्रीली मूव हो रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर फ्रीली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी ये हरियाणा दे रहा है, मान लो पंजाब, एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो एमपी से भी आ रहे हैं, ठीक है, यूपी से भी आ रहे हैं। तो क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मोबिलिटी इजी है, फ्रीली आ सकते हैं दिल्ली के अंदर ये सब गुड्स अपने क्या कहते हैं वीट को सोल्ड करने। लेकिन अब एक सिचुएशन ले लेता हूं मैं कि भाई यूपी से भी नहीं आ रहा, एमपी से भी नहीं आ पा रहा क्योंकि मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, हरियाणा से भी नहीं आ रहा, अब सिर्फ पंजाब से आ रहा है। पंजाब तो हीरो बन जाएगा भाई फिर उस केस में, पंजाब कहेगा ओके, सिर्फ मैं ही हूँ मार्केट में जो दिल्ली को वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी अब तो मेरी चलेगी। तो जब ऐसा होगा तो भाई यूनिफॉर्म प्राइसेस नहीं होंगे, ये प्राइसेस अपने मन मर्जी से बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, जितना मोबिलिटी ऑफ गुड्स इजी होगी उतने यूनिफॉर्म प्राइसेस होंगे, ठीक है। अगर राजस्थान भी देगा, राजस्थान छोड़ दो यार, तुम हरियाणा ले लो, एमपी ले लो, यूपी ले लो, ये सब स्टेट्स भी देंगी, तो यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो प्राइसेस प्रिवेल करेंगे वो यूनिफॉर्म प्राइसेस प्रिवेल करेंगे, राइट। क्योंकि अगर मूवमेंट इजी हो जाएगी इसकी, तो गुड्स की या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कह रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो आप चेयर का कारोबार है आपका दिल्ली के अंदर, लेकिन आप लकड़ियां ला रहे हो हिमाचल प्रदेश से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से ला रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो, इजीली अगर मूवमेंट हो रही है दिल्ली के अंदर, तो भाई ये जो आपके क्या कहते हैं, यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन होंगे जो चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब लगभग यूनिफॉर्म से प्राइसेस रखेंगे। तो ये था आपका फिफ्थ फैक्टर कि व्हेन, इसमें लिख सकते हो आप, व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली, when the factors of production, और गुड्स भी बोल सकते हैं ना, प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, then a uniform price prevails in the market, यूनिफॉर्म प्राइस आपका मार्केट के अंदर प्रिवेल होता है। अगर इमोबिलिटी है गुड्स की तो भाई डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगे आपको, इस चीज का ध्यान, ठीक है। अब मैं आपको इसका यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा जब हम बात करते हैं ना गोल्ड की, ठीक है, ये जो गोल्ड होता है बेटा इसकी मूवमेंट इजी नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। आप यहाँ पे दिल्ली में गोल्ड का कुछ रेट होगा, बाहर कहीं कुछ और होगा, मुंबई में कुछ और रेट होगा गोल्ड का, ठीक है। तो मैं इतना नहीं कह रहा बहुत ज्यादा फर्क होगा, मान लो 1000 रुपए का भी फर्क हो गया, तो आप बंदा क्या सोचेगा, यार मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ, अगर मान लो कि 10 ग्राम गोल्ड पे अगर 1000 का भी फर्क आ रहा है, तो अगर 10 ग्राम है तो यानी 1 किलो सोने पे पता है कितना फर्क आ जाएगा, अगर 10 ग्राम पे इतना है
तो 1 किलो पे आ जाएगा आपका तो 1 लाख रुपए का। तो बंदा जाएगा, वो जिसके पास पैसा है, वो जाएगा मुंबई और मुंबई जाएगा, वो कहेगा यार एक काम करता हूँ 10 किलो सोना ले जाता हूँ। तो 10 किलो सोना ले जाएगा और यहाँ पे आके बेच देगा भाई, उसके तो मजे आ गए फिर। वो तो 10 लाख रुपए ऐसे ही कमा के ले जाएगा। फिर तो लोग यही काम करने लग जाएंगे जिसके पास पैसा होगा। बट दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। आप गोल्ड के साथ इतनी मूवमेंट नहीं कर सकते। तो मोबिलिटी गोल्ड के केस में इतनी नहीं होती। दैट इज वाई प्लेस टू प्लेस इसके जो रेट्स होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। ठीक है, सेम इज द केस ऑफ अल्कोहल। ये जो भी इतने भी अल्कोहल होते हैं, लिकर होते हैं, उनके भी प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज में। तो इसीलिए प्राइसेस आर डिफरेंट इन हरियाणा, प्राइसेस आर डिफरेंट इन दिल्ली। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। मोबिलिटी ऑफ गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बच्चों एक चीज जानिए, जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स लिखवाए मार्केट स्ट्रक्चर के, तो ये सारे फैक्टर्स को जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमको मिलती हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इन सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने लिखवाए ना, इन पे बेस्ड आपके क्या निकलते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर निकलते हैं बेसिकली दो टाइप के। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, एंड दूसरा होता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोपोली। तो पहला होता है मोनोपोली। तो मोनोपोली के बारे में वैसे भी जनरली बहुत कुछ सुना हुआ है आपने, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बताया जाएगा। फिर होता है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ठीक है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट होता है इसके अंदर वो होता है ओलिगोपोली। वर्ड सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट इतना ही मजेदार इसका कॉन्सेप्ट है। ओलिगोपोली, POLY, OLIGOPOLY। ठीक है, ये आपका ओलिगोपोली। तो बच्चों ये सारे मार्केट फॉर्म हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू डिस्कस इट इन द कंसेक्यूटिव वीडियोस। तो हम एक के बाद एक वीडियोस में इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स आपके आगे की वीडियोस में कवर हो जाएंगे। आप परफेक्ट कंपटीशन की अगली वीडियो देख सकते हो। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आया, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। You just have to type Yogit classes on the search box in Instagram and Facebook. आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिट क्लासेस।